Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha from Saraswat International School, Vapi. Today we are going to start with our next lecture on the basis of the chapter called as the excretion and osmoregulation. Okay, that is the excretory products and their elimination. आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे और द टॉपिक कॉल्ड इज अ काउंटर करंट मैकेनिज्म. ओके, इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने ये अपना एक और चैप्टर खत्म किया था, लाइक रेस्पिरेशन वाला चैप्टर. याद है? रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में हम लोगों ने डील किया था कि काउंटर करंट मैकेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, जहां पे टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं. ओके, और फिश को जो है वो 90% के अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर किया जाता था. राइट, ऐसा ही कुछ हम लोग यहाँ पे भी पढ़ेंगे, लेकिन दिस टाइम यहाँ पे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बारे में बात नहीं चल रही है. यहाँ पे बात हमारी विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट सिनेरियो चल रहा है. लेकिन यस, काउंटर करंट मतलब होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड का रन करना. ओके, तो उसी के बारे में बात होगी. यहाँ पे देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है. द किडनी हैव अ स्पेशल मैकेनिज्म फॉर कॉन्सेंट्रेटिंग द यूरिन, मतलब यूरिन को किस तरीके से कॉन्सेंट्रेट करते हैं उसके लिए हमारा बॉडी जो है, हमारी किडनी जो है वो अपने लिए एक अलग से मैकेनिज्म रन करती है. ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म. एक ही रोल है उसका कि यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना है. फाइन, और इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेनी है. ये आपको कंपलसरी ध्यान में रखना है, लिंक बना के रखना है. देखो, दिस मैकेनिज्म डिपेंड्स ऑन द लूप ऑफ एनली, द वासा रेक्टे. सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू द लूप ऑफ एनली है, एंड देन वासा रेक्टे है. उसके बाद सारी चीजें जो पोर की जाएगी वो कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर की जाएगी, एंड देन इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स. ये भी एक रोल करेगा, इंपॉर्टेंट प्ले यहाँ पे. ठीक है, now see the flow of filtrate in the two limbs of the loop of Vanelli is in opposite direction. सबको पता है, एक होता है डिसेंडिंग लिम्फ और दूसरा होता है असेंडिंग लिम्फ ऑफ द हैनली, है ना. तो यहाँ पे फ्लूइड अगर नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है तो यहाँ पे फ्लूइड ऊपर के डायरेक्शन में जाता है कि नहीं. दिस इज व्हाट वी हैड कीप ऑन स्टडिंग इन दिस लेक्चर. नाउ देखते रहो यहाँ पे क्या होने वाला है. ओके, सिंस दिस टू थिंग्स मींस दिस टू अपोजिट डायरेक्शन वी एबल टू सी ओवर हियर, इसी को हम लोग कहते हैं काउंटर करंट. क्लियर है? ओके, नाउ देखो, the flow of the blood in the ascending capillary of the descending capillary, sorry, and the descending capillary of vasa rectae is also opposite. Okay, मतलब ascending lymph of the capillary and descending lymph of the capillary का भी सिनेरियो वासा रेक्टा के अंदर उल्टा देखने मिलता है. ठीक है, वो भी एक तरीके का काउंटर करंट मैकेनिज्म हो गया, फॉर्म से काउंटर करंट. नेक्स्ट, अगर देखो इसको समझने की कोशिश करने की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो ये मैं आपको व्हाइट स्क्रीन पे दिखा देता हूं. ओके, ये यहाँ पे बॉमेंस कैप्सूल आ जाती है. ठीक है, फिर ये आपका पीसीटी रीजन, और ये पीसीटी से आपको डीसीटी रीजन मिल जाता है. कैसे? ये लूप ऑफ हेनली बन के. ठीक है, ये लूप ऑफ हेनली से होते हुए डीसीटी मिल गया, डीसीटी से ये आपको सीटी मिल जाएगा यहाँ पे. फाइन, और यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे हम लोग, ये बताएगा हम लोगों को ऊपर का रीजन जो है ये कॉर्टेक्स रीजन है. फाइन, ये कौन सा है? कॉर्टेक्स है. और ये नीचे वाला रीजन जो है ये मेड्यूला रीजन है. ये हो गया मेड्यूला रीजन. फाइन, यहाँ पे लिख दूं क्या आपके लिए? चलो लिख देते हैं पीसीटी, यहाँ पे लिख देता हूँ डीसीटी, ये हो गया सीटी, और इसको मैं बोल रहा हूँ फिलहाल के लिए लूप ऑफ हेनली. ठीक है, लूप ऑफ हेनली, ये यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज द असेंडिंग लूप, ए फॉर असेंडिंग लूप. ओके, और यहाँ पे लिखेंगे डिसेंडिंग लूप. ओके, DES लिख देते हैं. ठीक है, ये डिसेंडिंग लूप. नाउ इसमें जो फ्लूइड रन करता है वो नीचे के डायरेक्शन में रन करता है, इसमें जो फ्लूइड रन करता है वो ऊपर के डायरेक्शन में रन करता है. दिस मच यू वेरी वेल अंडरस्टूड. ओके, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर कॉन्सेप्ट ओवर हियर. देखो, जब यहाँ से हमारा जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी फॉर्म करती है, वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी इस तरीके से ऊपर के ऊपर रीजन में कॉइलिंग होती है. ओके, ये ऊपर के रीजन में कॉइलिंग होती है जिसको हम लोग पेरीट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं. फाइन, जो कि फाइनली जाके रेनल वेन बनाने वाली है.
ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी आरवी। आरवी क्या होता है? रेनल वेन होता है। लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा वासा रेक्टा के ऊपर। किसके ऊपर रहेगा? वासा रेक्टा। सो लेट्स ड्रॉ दैट वासा रेक्टा। सो ये वासा रेक्टा जो है वो पीसीटी से कॉइलिंग होते हुए ये यहाँ पे इसके ऊपर से कॉइलिंग होते हुए ओके फिर ये लूप बनाते जा रहा है। तो ये जो लूप फॉर्म्ड हो रहा है यहाँ पे अराउंड दिस ओके, ये ऐसे पीछे से जाके फिर से कॉइलिंग करेगा। ओके, ये कॉइलिंग करेगा फिर यहाँ से बाहर आ जाएगा समवेयर हियर, इट विल बी कमिंग आउट। ओके, सो दिस इज हाउ इट विल बी फॉर्म्ड लूप्स अराउंड द यू कैन से द लूप ऑफ हेनली, है ना। तो इसमें क्या सिनेरियो होता है कि इसमें भी आप लोगों को अपोजिट डायरेक्शन देखने मिल रहा है, काउंटर करंट मैकेनिज्म देखने मिल रहा है। कैसे देखने मिल रहा है? देखो इस तरीके से, अगर यहाँ से जो ब्लड रन कर रहा है, यहाँ से जो ब्लड रन कर रहा है वो इस एक तरीके से देखने के लिए जाओगे तो ये ऊपर के डायरेक्शन में गया है। ओके, कौन से डायरेक्शन में गया है? ऊपर के डायरेक्शन में ब्लड रन कर रहा है, और फिल्ट्रेट जो है वो नीचे के डायरेक्शन में रन कर रहा है। देखो ये डिसेंडिंग लिम्फ है, सॉरी डिसेंडिंग लूप है, और यहाँ से हम लोग बना रहे हैं वासा रेक्टा। ये इसके पास कॉइलिंग होते हैं, क्या होते हैं? कॉइलिंग होते हैं। तो यहाँ पे ये जो ब्लड का डायरेक्शन है वो ऊपर के डायरेक्शन में है, और ये जो फ्लूइड नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो अंदर से रन कर रहा है उसका डायरेक्शन नीचे है। तो ये भी एक तरीके का काउंटर करंट मैकेनिज्म है। मतलब जो भी चीजें इसमें से एब्जॉर्ब होगी, मतलब डीसीटी से निकलेगी, वो सीधा ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो समझते हैं इसको, आपको लेके चलता हूँ पीडीएफ फाइल पे। देखो, the proximity between the loop of Henle and the vasa recta, proximity यानी एक तरीके का उस तरीके पे लेवल्स जहां पे एक्चुअली काउंटर करंट देखने मिलता है। ओके, as well as the counter current in them helps in maintaining and increasing, ये आपको ध्यान में रखना है, increasing osmolarity, okay, osmolarity towards the inner medullary interstitial fluid, that is from 300 osmol से लेके, देखो 300 मॉसमॉल पर लीटर से लेके इन द कॉर्टेक्स टू अबाउट 1200 मॉसमॉल पर लीटर इन द इनर मेड्यूलरी रीजन। ओके, इनर मेड्यूलरी रीजन। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको समझने के लिए लेके चलता हूं एक डायग्राम पे, ये रहा वो डायग्राम। देखो, इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी रखनी है, बनाए रखनी है। ओके, तो आप लोग देख सकते हो ये जो फिल्ट्रेट है कॉर्टेक्स रीजन में 300 था, और ये सीधा इंक्रीज हो रहा है कितना? 1200 के लिए। कैन यू सी ओवर हियर? ये कैसे पॉसिबल है? आप लोगों को पता है कि ये जो डीसीटी है, ये एरिया जो है डीसीटी है। ओके, दिस कंप्लीट लूप इज अ डीसीटी। ये क्या करता है? इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि इट इज ओनली परमिएबल टू द वाटर। सही बात है, इट इज ओनली परमिएबल टू द वाटर। तो यहां से वाटर जो है इट विल बी रीएब्सॉर्ब्ड इनटू द, ये मेड्यूलर रीजन है कंप्लीटली। ओके, ये नीचे का ये इतना एरिया देखो, यहाँ पे आउटर मेड्यूला इनर मेड्यूला लिखा हुआ है। दैट मीन्स व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस, कि ये पूरा जो वाटर है वो यहाँ पे मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड रीजन में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ओके, और इसके बाद यहाँ पे आयंस जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होते। ओके, नाउ फ्रॉम हियर द फिल्ट्रेट विल ट्राई टू मूव ओवर हियर। ओके, तो तब तक इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है मेड्यूलरी रीजन में ये 300 से 1200 मॉसमॉल पहुंच चुका है। ओके, इंक्रीज हो चुका है। लेकिन अभी क्या होगा? अभी ये फिर से गिरेगा। कैसे? कि डिसेंडिंग लिम्फ में क्या, डिसेंडिंग लूप ऑफ एनली में क्या होता है, ये 1200 से 200 हो जाएगा। क्यों कम हो गया? क्योंकि आपको पता है कि ये परमेबिलिटी दिखाता है विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्ट। विद रिस्पेक्ट टू हुम? विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्ट्स। तो NaCl जो है, सॉल्ट जो है, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, वो यहां से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में निकल जाते हैं। मतलब आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड एरिया जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? ये आपको ध्यान में रखने की बात है, ठीक है। एंड वॉट एवर द फर्दर नेफ्रिक फिल्ट्रेट विल बी देयर, इट विल मूव इनटू द डीसीटी। एंड डीसीटी में तो आपको पता है कि वो इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एल्डोस्टेरॉन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, ठीक है। सेम सेम यहाँ पे NaCl का तो रोल प्ले होता ही है, लेकिन साथ में यूरिया ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो आपको ध्यान में रखना है, ये जो ऑस्मोलैरिटी है, ये
बना के रखते हैं, एक सॉल्ट बना के रखता है NaCl, एंड दूसरा जो है वो यूरिया बना के रखता है। ठीक है, तो अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां तक हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन खत्म कर लिया था। अब इसके बाद ही आपके स्क्रीन पे एक पॉइंट आ रहा है जो कि आपको ध्यान में रखने की बात है। देखो, द ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय द NaCl एंड द यूरिया। इंपॉर्टेंट लाइन नीट का क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। ओके, NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्फ, याद आ गया अभी आपको, असेंडिंग लिम्फ से ट्रांसफर किया जाता है टू द असेंडिंग लिम्फ ऑफ द लूप ऑफ Henle, which is exchanged with the descending capillary of the vasa recta. What did you understand by this? मतलब जो भी वासा रेक्टा असेंडिंग लिम्फ के पास कॉइलिंग दिखा रहा है तो उसके पास एक्सचेंज कर देंगे ये लोग। ओके, नाउ दिस NaCl इज रिटर्न टू द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, देखो आपको समझना चाहिए, यहाँ पे असेंडिंग लिम्फ वाले ने डिसेंडिंग वाले में डाल दिया। ठीक है, तो बात करते हैं। देखो, इफ सपोज अगर ये लूप ऑफ, इसको मैं क्लियर कर देता हूं यहां से, ये पूरे ड्राइंग को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, और इसके पास जो भी कॉइलिंग सिनारियो है कैपिलरी का, ओके ये कैपिलरी का कॉइलिंग सिनारियो समझ लेते। फाइन, जब इसमें ब्लड ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा होगा तो ऐसे मानो यहाँ पे ब्लड नीचे के डायरेक्शन में जा रहा होगा, ऐसे मानो खाली। ओके, दिस इज अ काउंटर करंट मैकेनिज्म। ओके, ये कॉइलिंग के वजह से ही आपको देखने मिलता है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल टू सी। ओके, सो व्हाट विल हैपन, NaCl जो है ये इंटरस्टिशियल एरिया, सॉरी दिस फिल्ट्रेट से होते हुए चले जाएंगे इस वासा रेक्टा के अंदर, और वासा रेक्टा से होते हुए ये बीच में इंटरस्टिशियल एरियाज में आ जाएंगे। ये बीच का इंटरस्टिशियल एरिया क्या है, तो मेड्यूलरी रीजन है। ओके, मेड्यूलरी रीजन जो कि इंटरस्टिशियम कहलाता है, और उसी एरिया में आपके जो सॉल्ट है वो यहाँ पे आ जाते हैं। फाइन, दिस इज व्हाट दे वांट टू एक्सप्लेन ओवर हियर, दिस इज व्हाट द काउंटर करंट मैकेनिज्म। ओके, नाउ तो आपको ध्यान क्या रखना है, असेंडिंग लूप ऑफ द Henle will exchange the salt with descending capillary of vasa recta, and then through vasa recta the things will return into the medullary interstitial fluid by the ascending capillary of the vasa recta। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, डिसेंडिंग कैपिलरी ऑफ वासा रेक्टा में डाल दिया, एक्सचेंज हो गया, और सोडियम, ये जो सोडियम क्लोराइड है ये रिटर्न चले जाते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में थ्रू द असेंडिंग कैपिलरी ऑफ द वासा रेक्टा। मतलब पोर किया गया वासा रेक्टा में डिसेंडिंग कैपिलरी से, और असेंडिंग कैपिलरी से वासा रेक्टा से निकल के फिर से इट हैज बीन रिटर्न टू द, यू कैन से, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, ये ध्यान में रखना है। आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट अगेन, शायद आप लोगों को नहीं समझा होगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, दो फ्लूइड है अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। आपका जो फिल्टर्ड है वो सबसे पहला कहां पे पहुंच चुका है, तो असेंडिंग लिम्फ ऑफ द लूप में चले गया है, असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ Henle में चले गया है। वहां से क्या हो रहा है कि एक्सचेंज देखने मिलता है। एक्सचेंज क्या देखने मिलता है, देखो NaCl solution will from ascending lymph of the loop of Henle will enter into the descending capillary of the vasa recta, क्योंकि तभी काउंटर करंट विद रेस्पेक्ट टू द ascending loop एंड डिसेंडिंग कैपिलरी के बीच में है। अब क्या हो गया, वासा रेक्टा में है। अब वासा रेक्टा का जो भी सिनेरियो है उसमें ब्लड मूव कर रहा है इनटू द, यू कैन से, असेंडिंग कैपिलरी। नाउ डिसेंडिंग से लिया, लेकिन असेंडिंग कैपिलरी में जैसे ही मूव करता है अगेन काउंटर करंट मैकेनिज्म बन जाता है। दैट मींस NaCl जो भी था डिसेंडिंग कैपिलरी में, नाउ ड्यू टू असेंडिंग कैपिलरी of the vasa recta it has again entered into the medullary interstitial fluid। Okay, now similarly some small amount of the urea which enter the thin segment of the ascending lymph, इसी तरीके से कुछ अमाउंट में यूरिया जो था वो भी एंटर कर गया था इन द असेंडिंग लिम्फ ऑफ द लूप ऑफ Henle which is transported back to the medullary interstitial fluid by the collecting duct। तो ये यूरिया जो है वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू फिर से मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाता है। यही सेम चीज आपको डायग्राम से पता चलती है। देखो ये यहाँ पे यूरिया जो है ना, ये यूरिया आया कहां से, तो कलेक्टिंग डक्ट से फिर से मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड एरिया में पोर कर दिया गया है। मतलब सोडियम क्लोराइड एंड द यूरिया विल मेंटेन द इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी, ये आपको कंपलसरी ध्यान में रखना है। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे।
देखो, the counter current mechanism helps to maintain the concentration gradient in the medullary interstitial fluid. ये लाइन आपके लिए बोनस है, क्योंकि यही लाइन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए मेडुलरी इंटरस्टिशियल रीजन में। इसका कारण क्या है, कौन से नेफ्रॉन्स यहाँ पे मदद करते हैं? आपको पता है कि आपने दो टाइप के नेफ्रॉन्स पढ़े हैं, एक है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा है जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स आर गोइंग टू परफॉर्म दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म, क्योंकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है वो मैक्सिमम पार्ट उनका लूप ऑफ हेनेली का कॉर्टेक्स में ही रहता है, और थोड़ा सा ही पार्ट जो है वो आपको मेडुलरी रीजन में देखने मिलेगा, और उसके पास वासा रेक्टा का तो कॉइलिंग नहीं देखने मिलता, और या फिर देखने मिला तो बहुत निग्लिजिबल कॉइलिंग होता है, तो वो तो मदद नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है, एक तो याद रखना कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होते हैं वो खास करके काउंटर करंट मैकेनिज्म में मदद करते हैं, क्योंकि दे हैव द वासा रेक्टा, ओके, which helps in the easy absorption of the water from the filtrate, water from the filtrate absorb होने में मदद होती है, present in the collecting duct, so that the concentration of the filtrate urine is increased. Human kidneys can produce about 4 times the concentrated urine than the interstitial filtrate, मतलब जो भी अमाउंट में interstitial filtrate बना था, glomerular filtrate बना था, अब उसका 4 गुना दुगना हमारा यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका है। ठीक है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो एब्जॉर्ब कर ली गई है। Now, note, the overall function of the counter current mechanism is to concentrate sodium chloride in the interstitial fluid and thereby cause water to diffuse out of the collecting ducts, and concentration of the urine will take place. Therefore, hypertonic urine will be produced in the human beings. बहुत सिंपल है इसको समझने के लिए, आप चाहिए तो वीडियो को एक दो बार पीछे बैक फॉरवर्ड करके जरा सा देख लेना, आप लोगों को सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ओके, थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं हुई तो बता देना, आई विल एक्सप्लेन यू इन द क्लास। ओके, नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ द यूरिया के बारे में बात करते हैं कि यूरिया का सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, एज स्टेटेड अबव, यूरिया इज आल्सो इन्वॉल्वड इन द काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये तो हम लोगों ने देखा। ठीक है, परमेबिलिटी टू द यूरिया इज फाउंड इन द डीपर पार्ट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सबसे डीपर पार्ट ऑफ द मेडुलरी रीजन में हम लोगों ने देखा कि यूरिया का ये सिनेरियो देखने मिला, परमेबिलिटी देखने मिला, ओके, ऑफ द लूप ऑफ द हेनेली इन द कलेक्टिंग डक्ट्स, ओके, एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। नाउ यूरिया जो है वो डिफ्यूज होता है आउट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट्स एंड एंटर्स इनटू द थिन असेंडिंग लिम्फ ऑफ द लूप ऑफ हेनली। ठीक है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द यूरिया रिसाइकल्ड इन दिस वे एंड इट इज ट्रैप्ड इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो यूरिया को कहां पे ट्रैप करके रखा जाता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ही ट्रैप करके रखा जाता है। ओके, बस ये याद रखना कि 300 ऊपर था, नीचे आया तभी 1200 हुआ, और जब सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन चालू हुआ तभी ये 1200 से 200 हो गया। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, यूनिट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूनिट क्या होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, ये क्या कर सकता है? देखो यहाँ पे, अल्कोहल डिक्रीज द लेवल ऑफ एडीएच, ओके, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का लेवल जो है अल्कोहल गिरा देते हैं। ओके, दिस लोअर्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इंक्रीजेस द लॉस ऑफ वाटर इन द यूरिन। अगर एडीएच हार्मोन काम नहीं करेगा तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन की जो प्रोसीजर है उस पे ट्रिगर लग जाएगा, ओके, मतलब वो रुक जाएगा, इसके वजह से क्या हो जाएगा, वाटर जो है वो यूरिन में लॉस होने लगेगा। देयरफॉर द बेवरेजेस हैविंग ए हाई कंटेंट ऑफ द अल्कोहल कॉजेस द एक्सेसिव यूरिनेशन एंड डिहाइड्रेशन। ओके, दोस पर्सन हु मैक्सिमम टेक्स द अल्कोहल, उनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, क्योंकि ये जो है वो यूरिनेशन को ट्रिगर करते हैं। ओके, ये जो बेवरेजेस होते हैं इनके अंदर हाई कंटेंट ऑफ अल्कोहल होने की वजह से ये एक्सेसिव यूरिनेशन को ट्रिगर करते हैं, और पर्सन जो है उस समय डिहाइड्रेशन फील करता है। नाउ रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन के बारे में बात करते हैं। द फंक्शन ऑफ द किडनीज आर कंट्रोल्ड बाय द एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, ये तो तुमको पता है। और कौन कंट्रोल करता है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus JGA सेल्स। ओके, और कौन है? तो एट्रियल नाइट्यूरेटिक फैक्टर ANF। सबके सबको ध्यान में रखना है, सबके सब क्वेश्चन है, डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा ये साइड से। ठीक है, द कंट्रोल ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH को लेके बात करते हैं। ADH इज सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। ओके, ये तो कंपलसरी आपको ध्यान में रखना है कि ADH को सिक्रेट कौन करता है। सिक्रेट करने के लिए क्वेश्चन आए तो हाइपोथैलेमस, रिलीज करने की बात आई तो ब्लड में रिलीज करने वाला बंदा कौन है? तो पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, सीक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस, रिलीज बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, द रिलीज ऑफ ADH विल ट्रिगर व्हेन osmoreceptors in the hypothalamus detect an increase in the osmolarity of the blood
अबाउ अ सेट, इंक्रीज हुआ ऑस्मोलैरिटी मतलब 1200 हो गया, तब जाके वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रोसीजर को ट्रिगर किया जाएगा। ओके, फिर से समझो इसको, द रिलीज ऑफ एडीएच इज ट्रिगर व्हेन द ऑस्मो रिसेप्टर इन द हाइपोथैलेमस डिटेक्ट एन इंक्रीज इन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड अबाउ अ सेट। ओके, तो इसको समझने के लिए ये छोटा सा डायग्राम है यहाँ पे, एडीएच का चल रहा था, तो ये पॉइंट देखो यहाँ पे। ओके, ऑस्मो रिसेप्टर्स को जब ट्रिगर मिलता है इन हाइपोथैलेमस, वो रिलीज करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच। एडीएच क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं परमेबिलिटी को। ठीक है, परमेबिलिटी को इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि डीसीटी में जो है वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन आपको देखने मिलेगा, सीटी से भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन आपको देखने मिलेगा। इससे क्या हो जाएगा कि वाटर लॉस है ना, वो नहीं होगा। ओके, फर्दर ऑस्मोलैरिटी विल इंक्रीज। ओके, और ये क्या करता है, तो होम्योस्टैटिस दैट इज द ब्लड ऑस्मोलैरिटी एंड ऑल। ऑस्मो रिसेप्टर थर्स्ट को भी इंक्लूड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, देखो ड्रिंकिंग होता है, ड्रिंकिंग करने से क्या हो जाता है कि ऑस्मोलैरिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ओके, तो ये अगेन होम्योस्टैटिस मेंटेन करता है। स्टिमुलस देखो, स्टिमुलस रिलीज द एडीएच ट्रिगर्स व्हेन द ऑस्मो रिसेप्टर सेल्स इन द हाइपोथैलेमस डिटेक्ट एन इंक्रीज इन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड। तो ये एक तरीके का साइकिल का डायग्राम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा यहाँ पे जो है देखो, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड प्रेशर। ओके, सो जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus JGA जो होता है रिस्पॉन्ड करता है लो ब्लड वॉल्यूम और यू कैन से ब्लड प्रेशर सच एज ड्यू टू द डिहाइड्रेशन और लॉस ऑफ द ब्लड। ओके, सो यहाँ पे लो ब्लड वॉल्यूम होने के कारण ये जो स्टिमुलस डेवलप्ड होती है ये रास प्रोसेस को रेगुलेट करती है। ओके, मतलब क्या, जेजीए सेल्स जो होते हैं ये आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो रेनिन प्रोडक्शन देखने मिलता है। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, तो एड्रिनल ग्लैंड को ट्रिगर करता है ताकि वो एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करे। और इसी के साथ साथ एंजियोटेंसिन 2 जो है ये आर्टीरियल को कंस्ट्रिक्ट करता है, इसके वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सी, सो इंक्रीज द सोडियम एंड द वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द डिस्टिल ट्यूब्यूल्स। ओके, डीसीटी में आप लोगों को देखने मिलता है। सो होम्योस्टैटिस ब्लड प्रेशर वॉल्यूम जो है वो मेंटेन किया जाता है। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस साइकिल्स। अभी इसको काफी अच्छे से समझेंगे हम लोग। देखो नीचे देखो, detect an increase in the osmolarity at the blood above a set, that is a 300 point of 300 osmol per liter. Okay, in this situation, इसको थोड़ा सा जूमिंग कर देते हैं। In this situation, the osmoreceptor cells are also promote the thirst. Okay, ये जब रीजन होता है 300 osmol per liter, तभी हम लोग को ध्यान में रखना है कि सी इन दिस सिचुएशन द ऑस्मोरिसेप्टर सेल्स आर आल्सो प्रमोट द थर्स्ट। अब पानी वगैरह पीने की बात आ जाती है। ठीक है, द इंक्रीज इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर इन द डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स एंड द कलेक्टिंग डक्ट, ये तो होना ही है। कंट्रोल बाय द जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus, दैट इज अ जेजीए, ये रास वाले प्रोसेस को एक्टिवेट करेगा। सी, ऑपरेट्स अ मल्टी हार्मोनल रीजन, दैट इज अ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, जिसको रास कहते हैं। ये क्वेश्चन है, फुल फॉर्म के बेसिस पे पूछा जाता है। ओके, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल जेजीए सेल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं एंजाइम जिसका नाम है रेनिन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और रेनिन क्या करता है, चेंजेस द प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये याद रखना, एंजियोटेंसिन और जेन क्या है, तो ये प्लाज्मा प्रोटीन है, इट्स अ प्रोटीन, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, angiotensin agent to a peptide called as a angiotensin 2 which work as a hormone. Okay, now this angiotensin 2 will increase the blood pressure by causing the arterioles to constrict. Constrict होने से क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है ब्लड वॉल्यूम इन टू वेज। ओके, तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है दो तरीके से, दिखाता हूं डायग्राम को बाद में। फिलहाल यहाँ पे देखो, फर्स्टली क्या करते हैं, तो ये देखो, इट इंड्यूसेस द पीसीटी टू रीअब्सॉर्ब द NaCl एंड द वाटर। ओके, secondly, it stimulates the adrenal gland to release a hormone called aldosterone that induces the distal convoluted tubule to absorb the sodium and the water. ओके, तो ये आपको दो तरीके से यहाँ पे ध्यान में रखना है। और रही बात ये डायग्राम की, तो इसमें रेनिन का जो सिनारियो है वो सारी बातें मेंशन किए। देखो, एफरेंट आर्टीरियोल जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स की लोकेशन दे के रखी है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग ये ग्रीन कलर जोन देख रहे हो ना, उसी के बारे में बात चल रही थी। ठीक है, और ये मैक्यूला डेंसा सेल्स।
ऑफ द डीसीटीज. These are the mesangial cells. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो at the junction yellow color substance आप लोग यहाँ पे देख रहे हो. These are the macular denser cells over here. ठीक है. And this is the efferent arteriole मतलब blood यहाँ से enter करता है. Okay. So total will be called as a juxtaglomerular apparatus. मतलब इसमें क्या क्या चीजें आ जाती है, ये मैसेंजियल सेल आ जाएंगे, फिर मैक्यूलर डेंसर सेल आ जाएंगे, फिर ये जक्स्टाग्लोमेरुलर जेजी सेल्स आ जाएंगे, ये सारी बातें यहाँ पे आ जाती है. फाइन. अब बाकी सब तो आपको पता ही है. Now, next concept over here, controlled by the atrial natriuretic factor ANF जिसको कहते हैं. There is another hormone, a peptide called atrial natriuretic factor ANF, which opposes the regulation of the RAS. मतलब ये ठीक RAS के opposite काम करता है. ठीक है. The wall of the atria of the heart releases ANF. ये कौन रिलीज करता है? Walls of the atria of the heart. ये आपको ध्यान में रखना है. Atria of the heart releases the ANF factor in response to an increase in the blood volume and the pressure. कब काम करता है? When increase in the blood volume या फिर blood pressure होता है. ठीक है. Now what it will do, ANF inhibit the release of the renin. तो रेनिन का जो सिक्रीशन जो होते रहता है जेजीए से, उसको बंद कर देता है, उसको स्टॉप कर देता है. एंड देयरबाय इनहिबिट्स. अभी देखो जेजीए का फंक्शन स्टॉप हो जाएगा, रेनिन नहीं निकलेगा, तो NaCl का रीअब्जॉर्प्शन रुक जाएगा. ओके. और इसी के साथ साथ बाय द कलेक्टिंग डक्ट एंड रिड्यूसेस द एल्डोस्टेरॉन रिलीज आल्सो फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड. मतलब दो चीजें बंद कर रहा है, एक तो रेनिन का भी सिक्रीशन बंद कर रहा है और दूसरा एल्डोस्टेरॉन का रिलीज भी बंद कर रहा है, जिसकी वजह से NaCl का तो सिनेरियो रुक ही जा रहा है. ठीक है. अब क्या क्या हो रहा है देखो यहाँ पे. दस द ADH RAS एंड एट्रियल नेचुरिटी फैक्टर रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ द किडनी. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. एज ए रिजल्ट दे कंट्रोल बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम्स. ओके. तो इन शॉर्ट ये सारी प्रोसीजर के लिए ही हमारा बॉडी मैकेनिज्म काम करता है. अगला टॉपिक जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ मिक्चुरेशन प्रोसेस. व्हाट डू यू मीन बाय मिक्चुरेशन? देखो, द एक्सपल्शन ऑफ द यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड एज अ मिक्चुरेशन. एक्सपल्शन मतलब रिलीज ऑफ द यूरिन. ओके. इट इज अ रिफ्लेक्स प्रोसेस, but in see, look at over here, grown up children and adult, it can be controlled voluntarily to some extent. मतलब जब छोटे बच्चे रहते हैं तभी ये जो प्रोसीजर है ये कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि उतनी अंडरस्टैंडिंग, उतना ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता. लेकिन yes, when we grow up, this becomes a voluntary action. Okay. Next, nerve supply to the urinary bladder and sphincters. तो आपको पता होगा कि there are two sphincters which are present in the urethra region. Okay. जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके नीचे से ठीक यूरेथ्रा रीजन जो है वो स्टार्ट होता है, उसके अंदर दो स्पिंचर्स होते हैं, इंटरनल स्पिंचर्स एंड एक्सटर्नल स्पिंचर्स. ओके. तो सी ओवर हियर, the urinary bladder and the internal sphincters are supplied with by the both sympathetic as well as parasympathetic nervous system. मतलब ये autonomous nervous system के कंट्रोल में है. Whereas the external sphincter is supplied by the somatic nerves. Okay. external sphincters को कौन कंट्रोल करता है? तो somatic nerves कंट्रोल करते हैं. ठीक है. तो देखो यहाँ पे फंक्शन ऑफ द सिंपैथिक नर्व्स को लेके बात चले, इसके पहले एक डायग्राम होना चाहिए. यहाँ पे इसको देखो. तो एज यू कैन सी ओवर हियर, इंटरनल स्पिंचर्स और ये रहा यूरेथ्रा. ओके. सो यहाँ पे होता है इंटरनल स्पिंचर्स एंड देन समवेयर हियर देयर विल बी द एक्सटर्नल स्पिंचर व्हिच इज कनेक्टेड बाय द सोमैटिक नर्व ओवर हियर. एंड जो इंटरनल स्पिंचर है यहाँ पे दोनों तरीके के नर्व फाइबर्स आप लोग देख सकते हो. दिस इज अ सिंपैथेटिक चेन एंड दिस इज अ पैरासिम्पैथेटिक चेन्स. ओके. इस तरीके से आप लोग ध्यान में रख सकते हो. बाकी सारी चीजें आपके लिए इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है. ओके. नाउ सी, the stimulus of the nerve causes the relaxation of the detressor muscles, okay, of the urinary bladder. ये आपको तो पहले से ही पता है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि urinary bladder जो है it is made up of detressor muscles and the constriction of the internal sphincters will take place, so it causes the filling of the urinary bladder and the sympathetic nerve is called as a nerve of the filling. Okay. it is called as a nerve of the filling. इतना ध्यान रखना. अभी फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक, अब जब यूरिनरी ब्लैडर की फिलिंग की बात होती है तो उसके बाद ऑब्वियसली रिलीज की बात भी होनी चाहिए. द स्टिमुलेशन ऑफ दिस नर्व कॉजेस द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डेट्रेसर मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल स्पिंचर्स लीडिंग टू द एम्प्टी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर. मतलब वहां पे फील हो रहा था, यहाँ पे रिलीज होने का काम चल रहा है. ठीक है. इन द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सो द पैरासिम्पैथेटिक नर्व इज कॉल्ड एज द नर्व ऑफ द emptying of the nerve or you can say micturition. Okay. nerve of micturition भी कहा जाता है. फंक्शन ऑफ सोमैटिक या फिर इसका दूसरा भी नाम है पोडेंडल नर्व करके. ओके. पोडेंडल नर्व करके भी कह सकते हो. इट मेंटेन्स द टोनिक कंसंट्रेशन ऑफ द स्केलेटल मसल फाइबर्स
forming external sphincter so that the external sphincter is constricted always. Okay. During micturition, this nerve is inhibited, thus the somatic nerve is responsible for the voluntary control of the micturition. The urine flows out from the urinary bladder through the urethra. तो ये external sphincter जो है वो voluntary action करने में मदद करता है. ठीक है. इससे ज्यादा आई थिंक आप लोगों को जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो यू कैन से एन एक्स्ट्रा कंटेंट ओवर देयर. बस दो स्पिंचर्स प्रेजेंट होते हैं, इतना जरूर ध्यान रखना. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूरिन, तो यूरिन में क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने मिल सकती है, ये सारी बातें होगी, लेकिन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे. फिलहाल के लिए आपका लेक्चर जो है यहाँ पे खत्म होता है. तब तक के लिए कीप रीडिंग योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. खास करके काउंटर करंट मैकेनिज्म आप लोग ठीक से रीड कर लेना है एनसीईआरटी से, क्योंकि आपके नीट के क्वेश्चन डेफिनेटली उस पार्ट से ये साल मतलब आने वाले ईयर्स में पूछे जाने के चांसेस होते हैं. ठीक है. तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू.